हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन सभी का एग्जाम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल के स्टूडेंट्स और उन सभी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री का है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का ये पेपर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सभी का पेपर 21 अगस्त 2022 को है और या फिर आप सभी का पेपर 28 अगस्त 2022 को है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज की नई वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जिन सभी के पास में डिसिप्लिन 1 में हिस्ट्री है तो उन सभी का पेपर जो है वो 21 तारीख को होगा, लेकिन जिन सभी के पास में डिसिप्लिन 2 है उन सभी का पेपर जो है वो 28 तारीख को होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे किसी दोस्त का तो पेपर 21 तारीख का ही था, मेरा हिस्ट्री का 22 तारीख को कैसा हो सकता है, सेम सिलेबस है। तो डिसिप्लिन का चक्कर होता है। पहली बात तो कंफ्यूज मत होना, आप अपने एडमिट कार्ड्स को फॉलो करें। जैसा आप सभी का एडमिट कार्ड आया है ठीक उसी तरीके से आप सभी को अपने एग्जाम्स देने। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्यों है, सबसे पहले ये बात, क्योंकि ये पेपर जो मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ ये एक पेपर आप सभी के लिए एनसी वेब का है। किसका पेपर है? एनसी वेब का पेपर है। और ये पेपर आप सभी के लिए इस अगस्त सेशन में ही जो एग्जाम हुए एनसी वेब के, क्योंकि जो एनसी वेब के सेकंड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम कोर्स के उन सभी के पेपर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और ये पेपर आप सभी के लिए डीप एनालिसिस में कर रहा हूँ। इसमें से कितने क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी उम्मीद है, यानी कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। आज की इस नई वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सभी के लिए एक और नई वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम में। इस वीडियो को मैं आप सभी के सामने वीरवार के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज की तारीख 18 अगस्त है, लेकिन ये पेपर जो है आप सभी को ये 19 अगस्त को मिलेगा और मे भी पॉसिबल है कि ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ इसके अलावा जो मैंने पेपर कहा है आप सभी के लिए एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दूंगा जिसमें से ही आपके पेपर पूरा बनने वाला है, वो आप सभी को 19 तारीख की रात को ही मिल जाएगा। 19 तारीख की रात को नहीं मिला तो 20 तारीख को मॉर्निंग में 110% आप सभी को पक्का ही मिल जाने वाला है। और वो दोनों के दोनों जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो आप सभी के पोल साइंस वालों के लिए भी होगा और जो साथ ही साथ में वो पेपर जो होगा, दो वीडियो होगी पोल साइंस वालों के लिए अलग और जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम मैं आप सभी का नहीं वेस्ट करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को करने से पहले आप एक चीज देख लेना, क्योंकि जो एनसी वेब का आपकी बार पॉलिटिकल साइंस का पेपर आया है उसके अंदर लिखे हुए हैं कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और हिस्ट्री के पेपर में लिखा हुआ है 5 क्वेश्चन। तो जो आपके क्वेश्चन पेपर पे इंस्ट्रक्शंस लिखी आएगी आपको वही फॉलो करनी है। 5 क्वेश्चन का मतलब 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का मतलब 4 क्वेश्चन। आपके आसपास में कोई भी स्टूडेंट एनसी वेब का है जिसने इस वाली पेपर दिया है तो आप इससे क्वेश्चन पेपर भी मैच कर सकते हो। पूरा पेपर आप सभी को यही मिलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया है कि क्या आप इस बात से सहमत है कि गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था थी ये स्वर्णिम युग की अर्थव्यवस्था थी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोल्डन एज, एज ना लिखकर आपसे गोल्डन एरा करके भी लिखा जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखेंगे कि एज ना करके आपसे एरा करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गुप्त काल की बात हो रही है, आप सभी को पता है कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, तो 2 कारणों से पूछा गया है। सबसे पहली बात कि भाई आप सभी को पता है कि गुप्तकालीन जो शासक थे उन सभी के जो विदेशी व्यापार थे वो रोमन साम्राज्य से भी होते थे और पर्थियन साम्राज्य से भी होते थे जो कि ईरान में थे। और गुप्त काल के जो स्वर्णिम सिक्के थे वो रोम के सोने के सिक्के के ग्रेन के बराबर, यानी जो सिक्के का जो वेट होता है, हम जैसे वेट अगर हम ज्यादातर नापते हैं तो कॉइन्स के जो वेट होते हैं वो ग्रेन के हिसाब से होते हैं। तो जितने यहाँ पर गुप्त काल के सोने के सिक्के के ग्रेन थे ठीक उसी प्रकार से जो रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के थे उनके भी ग्रेन सेम ही थे। इसके अलावा ईरानी व पर्थियन साम्राज्य की बात करें तो इनके यहाँ के भी सोने के सिक्के और हमारे यहाँ के सोने के सिक्के के ग्रेन सेम थे। सबसे पहला रीजन आप सभी को ये डालना है। दूसरा कारण आप सभी को इस क्वेश्चन के अंदर ये डालना था, वैसे मैं गुप्त काल के बारे में डीप से ही आप सभी के लिए डिस्कस करूंगा और आप सभी को इसकी वीडियो जो है वो जल्द से जल्द आप सभी को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और एक एक करके आप सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाएंगे।
यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के लिए दूसरा पॉइंट आप सभी को लिखना है भूमिदान। क्या भूदान या फिर भूमिदान, कुछ भी कह सकते हो आप। तो भूमिदान, इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत भूमिदान दिया था। दूसरी बात, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त जो द्वितीय थी, उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम प्रभावती थी, उनका 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 जो विवाह था वो दक्कन के एक राजा थे वकाटक परिवार, उसके अंदर हुआ था। और उन्होंने भी महिला होकर भी क्या की थी, भूमिदान करी थी। तो इस वजह से भी पता चलता है। और दूसरी बात, आप सभी को पता है कि गुप्त काल के सबसे महानतम शासक जो थे समुद्रगुप्त, उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, गुप्त साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, वो स्वर्णिम युग की थी। इसके अलावा टैक्सेशन का जो सिस्टम था वो सबसे बेहतर था। और इनके जो सोने के सिक्के चलाए गए थे गुप्तकालीन, वो पूरे के पूरे एंशिएंट इंडिया में, पूरे के पूरे प्राचीन भारत में वो सबसे सर्वोत्तम किस्म के या सबसे अच्छे किस्म के जो सोने के सिक्के थे वो गुप्त काल के द्वारा ही चलाए गए थे, गुप्त काल के अंदर ही चले थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप सभी को ये एक्सप्लेन करना था। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप सभी को ये एक्सप्लेन करना है गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आप बेसिकली कुछ शासकों का नाम वर्णन करेंगे। इसमें से चंद्रगुप्त प्रथम, अब चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, आप सभी को पता होना चाहिए, वो मौर्य साम्राज्य के थे। फिर आप सभी को समुद्रगुप्त के बाद में आप सभी को एक मेनली याद करना है चंद्रगुप्त सेकंड। इन्होंने अपने साम्राज्य को थोड़ा ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये नहीं सेकंड, ये सेकंड है, ये सेकंड है, कुछ नहीं है, ये सेकंड है। आप सभी को ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो सेकंड है, ये तीन शासकों का नाम रखना है। इसके अलावा अगर इसके शासक की बात करें तो पहले केंद्रीय प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन। इसके बाद में फिर प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के नीचे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के अलावा अगर हम बात करें तो इस समय जो हमें नियमावली के बारे में बात करें तो राजा ही शासन की सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर था। और बाकी डिटेल से मैं गुप्त वंश की प्रशासनिक व्यवस्था आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया था भूमि अनुदान के संदर्भ में गुप्त काल में आप सभी को कम से कम 4 से 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो पहले 3 क्वेश्चन जो है वो गुप्त काल से ही बने। तो आप सभी इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि गुप्त काल कितना इंपॉर्टेंट है। और गुप्त काल से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन 100% जो है, 2 क्वेश्चन तो आप सभी के 100% जो है वो बनने ही बनने हैं। किस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि ये भूमिदान भूदान के बारे में, जिसके बारे में बात करें तो गुप्त काल के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। भूमिदान के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने भूमिदान किसको दी, तो ये ब्राह्मणों को भूमिदान देते थे। किसको देते थे, ब्राह्मणों को भूमिदान दी इन्होंने। ब्राह्मणों को भूमिदान क्यों दी, क्योंकि ये इन्होंने बड़ी बड़ी ब्राह्मणों के द्वारा इन्हें बड़ी बड़ी क्या दी गई, उपाधियां दी गई। क्या दी गई, बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई। और इन उपाधियों की वजह से ही इन्हें क्या मिला, तो इन्हें बहुत ही ज्यादा यश प्राप्त हुआ। इसके अलावा भूमिदान के कुछ सकारात्मक पॉइंट भी थे, भूमिदान के कुछ नकारात्मक पॉइंट भी थे। जैसे ब्राह्मणों को भूमिदान कर दी जाती थी तो उन भूमि को अग्रहार कहा जाता था, अग्रहार कहा जाता था, इन्हें अग्रहार कहा जाता था। और ये भूमि ऐसी होगी थी, इसके बाद जो राजा थे वो दोबारा से इन भूमियों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी आप सभी को याद रखना है। टैक्स जब इनको नहीं मिलता था तो ये राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, उस राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाने का भी कार्य करता था। तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। भूमिदान के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर क्या परिवर्तन हुए, क्या प्रभाव हुए, इम्पैक्ट आप सभी को बताना है, आप ध्यान रखना है। इसके बाद में बहुत सारे परिवर्तन हुए। परिवर्तन ये हुए कि जो भूमिदान की जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम करने लगे थे। ये अगला है हर्षवर्धन के बारे में। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये गुप्त उत्तर है या गुप्तोत्तर ऐसे करके भी लिखा हुआ आएगा आप सभी के पेपर में। गुप्तोत्तर काल, इसमें वर्धन, चालुक्य, पल्लव और आप सभी को इनके बारे में पढ़ना है। इसमें से हर्षवर्धन सबसे इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो आप सभी को ध्यान रखना है ये हरियाणा के थानेसर, कहाँ पर, हरियाणा के थानेसर, हरियाणा के थानेसर का शासक था। इसके अलावा राजनीति की बात करें, हरियाणा के थानेसर का था। हर्षवर्धन की जो पुस्तक है उसका नाम हर्षचरित्र है। हर्षचरित्र है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बाण भट्ट के द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी ये बुक। और इसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है कि जैसे इसने अपने साम्राज्य को कन्नौज तक फैला लिया था,
इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्त उत्तर काल में सबसे ताकतवर अगर कोई बचे थे तो वो हर्ष साम्राज्य थे, जिन्होंने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखा था। अगला क्वेश्चन बन गया आप सभी के गुप्त उत्तर सही पल्लव। मैंने बताया था वर्धन, पल्लव, चालुक्य, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें से आप सभी के शॉर्ट नोट में भी आएगा और आप सभी के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा। तो मौर्य उत्तर काल आप सभी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। इनके काल के बारे में आप सभी को बताना है और उनके जो योगदान है उनका योगदान का भी आप सभी को वर्णन करना है। सबसे पहली बात आपको ये बताना है कि पल्लव कौन थे और इनकी कला एवं इनकी जो संस्कृति है उनका क्या योगदान है, इसके बारे में आप सभी को बताना है कि पल्लव की क्या कला है, क्या योगदान। तो पल्लव की वीडियो आप सभी के लिए आएगी। सभी निश्चिंत होकर अभी आप सभी सिर्फ ये क्वेश्चन देखिए कि आपको किस किस क्षेत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप सभी को कितना कितना पढ़ना है या क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी चीजों को पढ़ना है। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डील करेंगे, हम ऐसे फालतू के या अन्यथा आपके समय खराब करने वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये अगला है आप सभी का यूनिट नंबर 4 के बाद से क्वेश्चन है ये राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। इन 3 वंशों के बारे में एक साथ ही आपसे पूछ लिया है। इन तीनों के बारे में, इनके राजनीतिक वर्चस्व और इनके संघर्षों के बारे में बताना है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए अपलोड होने वाला है, ये जल्दी अपलोड हो जाएगा। कल ही आप सभी को ढेर सारी वीडियोस मिलेगी। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य, और चोल साम्राज्य का आप सभी को क्या है, आपसे आपसे स्थानीय प्रशासन पूछेगा। क्या पूछेगा? स्थानीय प्रशासन। चोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल करके ही जाना है, चोल करके स्थानीय प्रशासन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मध्य। अब ये क्वेश्चन भी आपसे भी से पक्का आएगा ही आएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आपके पेपर में पक्का पक्का आने वाला है। इसमें से ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं डबल स्टार करके रखता हूँ। ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राजपूतों की उत्पत्ति के कारण। तो राजपूतों की उत्पत्ति के 2 कारण है, एक तो देशी कारण है और एक विदेशी कारण है। तो दोनों, कई बार देशी कारण ही खाली पूछ लेता है पेपर में और कई बार विदेशी पूछ लेता है। तो आप सभी को ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है करके जाना है अपने एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे ये पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अरबों द्वारा, अरब का मतलब है यहाँ पर मुस्लिम से, अरब प्रदेश से आए थे मुस्लिम। कौन सा पहला मुस्लिम आया था? सन 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम, इसने क्या किया था? सिंध पर आक्रमण किया था। और उसमें सिंध का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर था। किस तट से आया था? सिंधु नदी के देवल तट से आया था। कहाँ से आया था? देवल तट से। मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? तो उस समय का जो खलीफा था, खलीफा बगदाद का, कहाँ का? बगदाद का, बगदाद, बगदाद का खलीफा जिसका नाम था अल हजाज, इसके द्वारा भेजा गया था। और एक सैनिक कार्रवाई की गई थी जिसके बाद में राजा दाहिर को पराजित करके सिंधु नदी के तट से लेकर जो है अरोड़, ब्राह्मण वगैरह इन सारे क्षेत्रों को क्या किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था। जीतने में सन 711 में हमला किया और सन 713 तक इसे सफलता मिली। 2 साल लग गए। और ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए जरूर प्रिपेयर करना है। और लास्ट क्वेश्चन फाइनली आपसे पूछा गया है शॉर्ट नोट के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आप सभी को करना है। इसमें आपसे शॉर्ट नोट में देखो क्या पूछा गया है, समुद्रगुप्त। तो इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताना है। तो इसके बारे में भी, हर एक राजा के बारे में आपको इतनी डिटेल दी जाएगी कि अगर आपके एग्जाम में वो पूछा भी जाए तो आप अच्छे तरीके से उसको कर देंगे। नालंदा क्या है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय पाल वंश के जो राजा है गोपाल, उनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये आप लोग इतना मत करो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों मैं आप लोगों को कहूँगा कि नहीं है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कहूँगा नहीं है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं है। और हिस्ट्री में आप लिख रहे हो 10 मार्क्स का, तो मे भी टीचर इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि आप 2 पेजेस तो लिखोगे ही लिखोगे, और आप 20 मार्क्स के लिए कम से कम 4 पेजेस तो लिखोगे ही लिखोगे। तो अगर आप इतना लिखोगे तभी तो, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डाटा ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे लिख पाओगे? वैष्णव धर्म के बारे में लिख सकते हो आप इसके अंदर। और आपका अगला क्वेश्चन है ऐहोल अभिलेख किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को भी आप सभी को जरूर प्रिपेयर करना है। सो होपफुली यही वीडियो थी। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक दिए गए जहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अपनी कोई भी क्वेरी है आप वो क्वेरी भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।